नमस्ते बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। ये वर्कशीट हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 2 बचपन से संबंधित है। तो इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोपती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। तो इस पाठ की लेखिका का क्या नाम है? इस पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोपती। और ये जो पाठ है ये है एक संस्मरण। तो ये जो पाठ है ये पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपने बचपन की यादों को इस पाठ के ज़रिए बताया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। वो ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी आयु है या मेरी इतनी उम्र है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी की उम्र की भी, तुम्हारी बड़ी बुआ की उम्र की भी। तो वो बता रहे हैं कि मेरी इतनी उम्र है और वो अपने बचपन के बारे में आगे बताएंगी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। तो अगर प्रश्न आता है कि लेखिका को परिवार में सब क्या कहकर पुकारते थे, तो आपका उत्तर होगा जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। वो कहती है कि अब मुझे बड़ा महसूस होने लगी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अब सियानी महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी का मतलब होता है जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको शताब्दी बोला जाता है। कि मैं लगभग 100 साल आज के उससे 100 साल पहले मैं पैदा हुई हूँ। शायद इसलिए मुझे अब अपने आप को मैं सियाना महसूस करती हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो लेखिका कह रही है कि मेरे पहनने और ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। बिल्कुल आते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पहनावा कुछ और होता है, जब वो जवान होता है तब कुछ और होता है, जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसका पहनावा उम्र के साथ बदलता जाता है। इसी प्रकार से लेखिका के पहनावे में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। तो जब वो छोटी थी या जवान थी तो वो कैसे कपड़े पहना करती थी? रंग बिरंगे, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये तरह तरह के रंग हैं जो वो पहना करती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। वो ये कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बुज़ुर्ग हो गई हूँ, तो अब मेरा मन क्या करता है कि मैं हल्के रंग पहनूँ। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। दशकों का मतलब क्या होता है? दशकों का मतलब होता है 10 वर्ष। कि पिछले 10 दशकों में यानी कई दशकों में मैंने क्या करा है? कई तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वोकर, स्कर्ट। तो जब छोटी थी फ्रॉक भी पहने हैं, निक्कर भी पहने हैं, आगे चल के स्कर्ट। तो अगर आता है कि देखिए किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो लेगा ने फ्रॉक, निक्कर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। और आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या पहनने लगी हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका क्या कहते हैं कि बचपन में जो मैं फ़्रॉक पहनती थी उनमें कुछ मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक। तो तरह तरह के फ़्रॉक के बारे में बता रही हैं। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल क्या होती है? जो झालर जो लगी होती है नीचे की तरफ झालर, उसको बोला जाता है फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो जब वो छोटी थी, बचपन का बता रही हैं कि उस समय क्या होता था? जेब के ऊपर रुमाल बांधा जाता था, पिन से लगाया जाता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। तो उसके नीचे नीचे क्या टंगी हुई थी? फर टंगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। तो तरह तरह के वस्त्र जो हैं बचपन से लेकर के बड़े होने तक लेखिका ने पहने हैं। एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे, उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी
याद है। स्टोकिंग क्या होती है? जो लंबी मोजे होती हैं उनको स्टोकिंग बोला जाता है, जो घुटने तक की होती हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही है कि जब मैं छोटी थी, बचपन में मुझे अपने जो मोजे होते थे उनको मुझे खुद धोना होता था। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी लेखिका अपने मोजे खुद धोया करती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तो इतवार की सुबह उन्हें क्या काम होता था? अपने मोजे धोना। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो इतवार के दिन वो क्या करते? अपने जूते धोते और वो अपने मोजे धोते और अपने जूते पॉलिश करते। जब जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहते मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नए नए किस्म के शू आ चुके हैं। शू का मतलब होता है जूते। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। वो कहते हैं कि पहले के जूतों के मुकाबले जो जूते आजकल आ रहे हैं वो ज़्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। वो कहते हैं कि जब हम पहले के ज़माने जब हम नए जूते पहना करते तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाया करते थे। आजकल जो जूते आ रहे हैं वो ज़्यादा आरामदायक हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। किसके लिए? छालों के लिए। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, ताकि जूता ना चुभे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। वो कहती है लेखिका कि तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। हमको तो हर शनिवार को या तो ऑलिव ऑयल पीना पड़ता या कैस्टर ऑयल, या तो जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल। आजकल के बच्चे कहाँ पीते हैं ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान बने पड़े रहते, कि छोटे से शीशे के गिलास थे जिनमें निशान बने हुए थे खुराक के, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी कि उल्टी जैसा होने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन हमको इतना बुरा लगता था जब वो हमें ऑयल पिलाया जाता था हर शनिवार के दिन, कि शनिवार के दिन सुबह से ही हमको तो उसकी बदबू सी आने लगती थी, गंध आने लगती थी, उल्टी जैसी महसूस होने लगती थी। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं ना भी पीती तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला था, मेरी सेहत ठीक ही रहती। चलिए अब नए शब्दों को देखते हैं। सियाना, सियाना का मतलब होता है समझदार। शताब्दी मैंने बताया 100 वर्षों को मिला करके एक शताब्दी बनती है। दशक अभी हमने चर्चा की 10 वर्षों को मिला करके क्या बनता है? दशक बनता है। मितली अभी लेखिका ने बताया था, मितली यानी कि उल्टी। खुराक दवा, पोशाकें कपड़े। चलिए अब इनके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। इनके उत्तर मैंने साथ में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन उत्तरों को भी लिख सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी उत्तर लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे आप लिख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी? अभी हमने पढ़ा, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करती है। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। हमने पाठ को देखा कि पाठ में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे ही हमें और सब छाटने हैं। फ्रॉक अंग्रेजी शब्द है, वॉकर, स्कर्ट, फ्रिल, स्टॉकिंग, ब्रश, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। इसमें आप आदि भी लिख सकते हैं। आदि का मतलब होता है कि अभी और भी हैं, ठीक है ना। आदि जैसे अभी इसमें आए थे कुछ शब्द हम देख सकते हैं इसमें, जैसे ट्यूनिक है, आप या तो इनको साथ के साथ अंडरलाइन करते हुए जा सकते हैं। शू है, अभी एक शब्द आया था शू, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अगला शब्द है, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी? तो फ्रॉक से स्टार्ट करके गहरे चूड़ीदार तक, ठीक है ना, चूड़ीदार, और यहाँ पे घेर वाले कुर्ते भी। अब इसमें लिख सकते हैं घेर वाले कुर्ते। यहाँ पे इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये रहा घेर वाले, घेरदार कुर्ते या घेर वाले कुर्ते, ठीक है। आगे है, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं? लिखिए, चित्र बनाइए।
ये आपको अपनी तरफ से करना है कि आप छुट्टी के दिन अपने घर में क्या करते हैं, ठीक है। या तो आप चित्र भी बना सकते हैं कि मम्मी की मदद करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या अपने कपड़े धोते हैं, जो भी काम आप करते हैं छोटे मोटे वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। अब दार प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो हमें ऐसा शब्द लिखना है जहाँ पे हमेशा अंत में क्या आए? दार आए। जैसे ईमान जमादार, ईमान जमादार ईमानदार, समझ जमादार समझदार, वफ़ा जमादार वफ़ादार। इसी प्रकार से आप भी अपनी तरफ से कुछ भी शब्द बना सकते हैं। दार प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में दार आना चाहिए, उनको मिला करके आपको नए शब्द बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसको एक बार रिवाइज़ करिए। प्रश्नों के उत्तर आपको ये लिखने तो आप भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से लिखना चाहें तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। चलिए, नमस्ते।